क्या कहते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करना है। लेकिन ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन हमेशा मैग्नीफाइंग पावर से ही होगा, ठीक है। बेसिकली दे आर लेंसेज, दे आर नथिंग बट लेंसेज, राइट? सो वी कैन हैव क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन द लेंस, right? Compound microscope consists of pair of lenses, telescope consists of pair of lenses, and magnifying glass or simple microscope is simply a convex lens. So you can have simple question on based on lens formula also. On बेसिकली apparatus का नाम लेगा लेकिन क्वेश्चन लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड होगा। इसके लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, ये नहीं सोचना है कि जो डिराइव कर रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर उसी पे क्वेश्चन होगा। क्लियर? नाउ this apparatus which you are seeing right now here is called what? It is called simple microscope. I am sorry. Now what is simple microscope? A simple microscope is nothing but a magnifying glass. क्या होता है वो? मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या काम होता है इस मैग्नीफाइंग ग्लास का? जूम करना तो तीनों का काम होता है, तो तीनों में क्या अंतर होता है? तो ऐसा करते हैं कल से चांद सितारे देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, फिर जूम हो जाएगा, नहीं? या अमीबा और बैक्टीरिया देखने के लिए भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख लेते हैं, दिख जाएगा। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम है माइक्रोस्कोप, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बड़ा करके देखना, जो अदरवाइज सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं दिखेंगे। टेलीस्कोप का काम है बहुत दूर पे चीज़ें हैं जो बहुत छोटी दिख रही हैं, दूर होने के वजह से उनको बड़ा करके देखना। समझ रहे हैं बात को? ठीक, आइए अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि ये जब भी दिखलाएगा आपको वर्चुअल इमेज दिखाएगा, क्योंकि इसमें सीधा देखना ज़रूरी है। किताब पढ़ रहे हैं, लेटर्स को देख रहे हैं, दे मस्ट बी इरेक्ट। इरेक्ट कब बनेगा? जब वर्चुअल बनेगा, हाँ है ना? अब अमीबा को सीधा देख रहे हैं कि टेढ़ा देख रहे हैं, इससे मतलब है नहीं है ना, तो उसमें उल्टा रहेगा तो भी काम चलेगा। टेलीस्कोप में भी वही है, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में हम लोग पहले मैग्नीफाइंग पावर निकालने की चेष्टा करेंगे। नाउ व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? इसको जानने के लिए पहले आपको एक जानना होगा टर्म। तो मैं मैग्नीफाइंग पावर का मतलब लिख रहा हूँ आपके साथ, ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर? मैग्नीफाइंग पावर को कैपिटल एम से दिखलाते हैं, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट टू दैट विदाउट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, रेशियो ऑफ विजुअल एंगल विथ इंस्ट्रूमेंट टू दैट विदाउट यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। विजुअल एंगल क्या है पहले ये समझते हैं, व्हाट इज विजुअल एंगल, तब इसका डेफिनेशन समझ में आएगा, ठीक है। देखिए विजुअल एंगल क्या है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है और ये लाइन ऑफ विजन है और ये मान लीजिए आंखें हैं, ठीक है। तो ये आपकी आंखों पे एक एंगल सबटेंड करेगा, दिस इज द विजुअल एंगल and it is theta naught because you are not using any instrument right now, correct? Let's say that the height of the object is h, so जितना दूर रखेंगे उतना एंगल कम होगा। that can you understand? if you are keeping far away the angle will be smaller, right? say for example we are keeping it here, the angle will be smaller, और दूर ले जाएंगे तो और छोटा होगा। देखिए जितना दूर रखेंगे उतना एंगल सबटेंडेड क्या होगा? छोटा। और पास ले आएंगे तो, लेकिन दिखना भी चाहिए, तो कितना पास ला सकते हैं जिस पे दिखे? 25, जिसको हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो क्या हम इस tan थीटा को या tan थीटा नॉट को h डिवाइडेड बाई d लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ये सारे एंगल्स बहुत छोटे होते हैं। वी आर व्यूइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, सो दैट दे विल सबटेंड वेरी स्मॉल एंगल।
You are viewing at a distance of 25 centimeter. Is the object is of length 25 centimeter? What do you think? You are observing a very small thing, which is of the order of few millimeters. So this angle will be very, very small. And for very small, yeah, this can be written as theta naught. Have we read this earlier? Clear? Done? Now, this is the visual angle without using the instrument. Now see here. Now we are using our magnifying glass here. Can you see this? This is the object and this is the virtual image. Obviously, we are seeing the virtual image this time because अपने को erect देखना है, ठीक है? So object distance from the lens is what? U. Image distance is they are writing D. मैं अभी इसको D नहीं लिख रहा, ठीक है? मैं क्या करूँगा इसको? मैं इसको यहाँ पे V लिखूँगा, ठीक है? और V की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. It can be infinity और it can be D. मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है? सो आई एम राइटिंग इट V. बेटर रहेगा मैं इसको VE लिखूँ, इसको UE लिखूँ. जो आँख के पास लेंस रखा रहता है उसको हम बोलते हैं आई पीस. क्या बोलते हैं? उसकी फोकल लेंथ हम लिखते हैं FE. इट इज ऑलमोस्ट द लोकेशन ऑफ द आई. इट इज ट्रीटेड लाइक लोकेशन ऑफ द आई. गॉट इट? सो दिस डिस्टेंस इज VE, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस. एंड VE की वैल्यू क्या हो सकती है? VE की वैल्यू जो हो सकती है दैट कैन बी इक्वल टू D एंड द सेकेंड वैल्यू VE कैन हैव इज इन्फिनिटी. तो अब मैं एक सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से इसको देख रहा हूं, ठीक? किसको देख रहा हूं? मैं इसको देख रहा हूं. इसने कितना आंखों पे एंगल सबटेंड किया है? थीटा किया है, ठीक है? अब या तो मैं इमेज की साइज बाई VE ले लूं tan थीटा के लिए, या मैं ऑब्जेक्ट की साइज h बाई UE ले लूं. विल इट गिव द सेम वैल्यू ऑफ थीटा? tan थीटा की वैल्यू सेम रहेगी. सिमिलर ट्रायंगल्स है दोनों. एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? ग्रेट. सो व्हाट आई एम डूइंग इज I am marking it as h dash. This is h, and now I am writing with instrument we are talking about. So let's write is what is tan theta? Either it is h by VE or it is h divided by UE. Correct? दिख रहा है? दिख रहा है? And can I write it as theta? Approximately? So my magnifying power becomes m is theta upon theta naught. And what is the value like? h by UE. और पहले हम देख रहे थे d डिस्टेंस पे लाके. बोली सही है? तो h कट जाएगा और हमारा आंसर d by UE आ जाएगा. बोली यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आपको इसको किस डिस्टेंस के लिए निकालना है उससे मैटर करता है. देखिए d by UE जो है वो मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक? अब यहाँ दो केसेस होते हैं कि आप फाइनल इमेज कहाँ देखना चाहते हो. अगर आप फाइनल इमेज का रिलैक्स्ड विजन चाहते हो, फॉर रिलैक्स्ड विजन, अगर मैं फाइनल इमेज को रिलैक्स्ड विजन में देखना चाहता हूँ तो इसका मतलब मेरा जो फाइनल डिस्टेंस होना चाहिए वो इन्फिनिटी होना चाहिए. जहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है, मैं ये वाले इमेज की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटी पे बनेगा तो रिलैक्स्ड विजन होगा ना हमारे लिए. इन्फिनिटी पे देखना रिलैक्स्ड होता है कि नहीं होता? बताया था पिछली क्लास में. फार पॉइंट पे देख रहे हैं, करेक्ट? तो VE इन्फिनिटी है तो उसके लिए UE निकालिए. तो यूज कीजिए लेंस फॉर्मूला. 1 by VE माइनस 1 by UE इक्वल टू 1 by FE. एंड यूजिंग दैट फाइंड D by UE. बट पहले V को पुट तो करो. तो V को कितना पुट करोगी? नेगेटिव इन्फिनिटी. नेगेटिव क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज है, उधर ही बना है जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. तो जो ऑब्जेक्ट की साइन कन्वेंशन होनी है वही साइन कन्वेंशन इसकी भी होगी. बोली सही है? सो टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ UE? FE के बराबर आ गया ये तो. अरे आया कि नहीं आया? 1 by infinity 0 होता है कि नहीं होता? तो बताइए आपका रिलैक्स्ड विजन के लिए, इन्फिनिटी के लिए आपका क्या आया वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर का? इज इट D डिवाइडेड बाई FE? याद रखिए रिलैक्स्ड विजन में जो मैग्नीफाइंग पावर आता है वो मिनिमम आता है. क्यों भला? अरे सीधी बात है, फिर से दूर देख रहे हैं ना,
जितना दूर देखेंगे उतना एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या है, कम है, और ये आपको एक्सप्रेशन में भी दिख जाएगा। रिलैक्स्ड विजन का मैग्नीफाइंग पावर हमेशा मिनिमम होगा। ठीक, अब आइए हम इसके अगले केस पे जाते हैं, वो है कौन सा विजन, स्ट्रेन्ड विजन। अब बताइए, अगर आप स्ट्रेन्ड विजन रखना चाहती हैं, आप चाहती हैं आंखों पे स्ट्रेन पड़े लेकिन मेरे को और मैग्नीफाई करना है इसको, तो स्ट्रेन्ड विजन के लिए आप क्या चाहेंगी, आपका फाइनल इमेज कहाँ हो, तो आपका फाइनल इमेज बनेगा फिर डी पे रादर माइनस डी पे, बिकॉज सेम साइड में बन रहा है। तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, 1/VE माइनस 1/UE इक्वल टू 1/FE अपन यूज करेंगे दोबारा से। 1/VE के जगह अपन माइनस डी लिखेंगे, UE की जगह वैसे ही माइनस UE लिखेंगे, और यहाँ पे हम 1/FE लिखेंगे। क्लियर? एंड देन वील मल्टीप्लाई इट विथ डी। क्यों, हमें D/UE की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, विथ कैपिटल D। तो क्या आएगा, यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा प्लस D/UE, और यहाँ आएगा D/FE। बोली सही है? और यहाँ से हम D/UE की वैल्यू निकालेंगे। व्हाट वाज D/UE? दैट वाज आवर मैग्नीफाइंग पावर। याद करो, अभी ऊपर में लिखा है, देखो ये देखो D/UE है ना मैग्नीफाइंग पावर हमारा। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया D/UE का, ये आ गया हमारा 1 + D/FE। एम आई राइट? So finally we have the magnifying power for strained vision, or the vision at least distant of distinct vision, and that is 1 + D/FE। इसमें 1 प्लस एक्स्ट्रा आता है, उसमें D/FE आता था, इसमें 1 + D/FE आता है। ये दोनों केस में आपका मैग्नीफाइंग पावर हो गया। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, ये रिलैक्स्ड विजन का किया जा रहा है। ठीक है, मैंने एक ही डायग्राम में पूरा प्रूव किया, इन्होंने अलग अलग किया है। VE को D लिया है, V को, ये देखिए ये जो है ये नियर पॉइंट पे फोकस कर रहा है लेंस, और ये लेंस कहाँ फोकस कर रहा है, इन्फिनिटी पे। तो इसमें आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका F हो जाएगा। समझ रही हैं? तो ये सेक्शन हुआ, इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का काम क्या है, कौन बताएगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जूम करता है। अच्छी बात है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जूम करता है। अच्छा, तो क्या इसमें फ़र्क पड़ता है कि हम सीधा देखें कि उल्टा देखें? नहीं पड़ता, नहीं पड़ता ना। इसमें 2 लेंस होते हैं, समझ रहे हैं आप, क्योंकि हमें 2 लेंसेज की डबल मैग्नीफिकेशन मिलेगी, मैग्नीफाइंग पावर मिलेगी, तो हम ज़्यादा और ज़्यादा उसको एनलार्ज कर पाएंगे। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बेसिक पर्पस होता है टू सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एम आई राइट? ठीक। और इसमें होते हैं 2 लेंस। ये जो पहला लेंस है इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या कहते हैं? इसकी फोकल लेंथ होती है FO। दूसरा लेंथ होता है, सब्जेक्टिव मत बोल देना भाई, आई पीस, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ होती है FE। नहीं होता है कभी कभी, कविता मोड में इंसान रहता है, सब्जेक्टिव व सब्जेक्टिव बोल देता है ठीक है, ये आई पीस होता है, ये वही है। अगर एक लेंस को बंद कर दे तो ये पूरा का पूरा ऑपरेटस सिंपल माइक्रोस्कोप है। आप समझ रहे हैं बात? तो इसको अगर बंद कर दें, इसको खोल दे, खाली इसको रखे, तो वही है, इसका सब कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन अब आइए मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो एक बार फिर से हम मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करने चलेंगे। तो मैग्नीफाइंग पावर की कवायद एक बार फिर से शुरू। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बताइए, मैग्नीफाइंग पावर को हम लिखते थे θ/θ0, ये तो भूले नहीं होगे अभी। θ0 को हम लिखते थे h/d, ये भी नहीं भूले होगे। थीटा लिखना है यहाँ पे। ठीक, अब जिसको हम थीटा कह रहे हैं यहाँ वो बीटा कह रहा है उसको। ठीक है, हम आईपीस से किसको देख रहे हैं? नहीं, बीटा नहीं कह रहा है। हम आईपीस से किसको देख रहे हैं बताइए? हम आईपीस से देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को। तो ये जो हमारी आंखों पे एंगल सबटेंड कर रहा है वो ये वाला एंगल हुआ कि नहीं हुआ? सही है। और आईपीस का लोकेशन अगर हम मान ले यहाँ पे, आई का लोकेशन अगर आईपीस के ऊपर मान ले हम, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी आंखों पे यहाँ एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा। बोले क्लियर है? क्या मैं इसी थीटा को, अगर मैं इस थीटा को लिखता हूँ तो या तो मैं लिखूँ इमेज का हाइट फाइनली जो h' या कुछ भी है डिवाइडेड बाई दिस, हाँ या ना,
या मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल से इसकी हाइट बाई इसकी हाइट भी लिख सकता हूँ tan थीटा को, बोले लिख सकता हूँ कि नहीं? बहुत कूड़ा हो गया, थोड़ा साफ करने दीजिए। चलिए, तो हम क्या करना चाहते हैं पहले समझिए। अल्टीमेटली जो इमेज हम देख रहे हैं वो ये वाला इमेज है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको यहां से मिला रहा हूं और मैं ये एंगल मेजर करूंगा जिसका नाम मैं रखूंगा थीटा, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल होगा वो दूसरे ट्रायंगल के साथ। समझ रहे हैं बात? हम जिसको देख रहे हैं हम उसके हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? और एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है जिसको बिना लेंस के मदद से हम देख रहे थे, उसका हाइट h था। ये ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज बनाया है उसका हाइट है h डैश। h डैश किसका हाइट है? हाँ, ये ओरिजिनल इमेज है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर समझिए, ये इंटरमीडिएट इमेज है, सो इट इज द इमेज बाई विच लेंस? यस, इमेज बाई ऑब्जेक्टिव। Got it? And this is your final image, this dashed one. Okay? The final image will form right angle triangle. You can see this ray, this entire triangle. If you visualize this triangle and this triangle, they are similar triangles. So tan theta आप इस बड़े वाले से निकालो चाहे उस छोटू वाले से निकालो, you will get the same answer. Right? तो हमने उससे निकाला है। क्या रीज़न है उसको लेने का? क्योंकि h डैश जो होगा वो इस h के साथ फिर पेयर अप हो जाएगा मैग्नीफिकेशन के लिए। तो अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए बताइए, मैग्नीफाइंग पावर में थीटा की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ? h डैश डिवाइडेड बाई यू ई। देखिए डायग्राम फिर से देख लीजिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिए। इसकी डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस से, सॉरी आईपीस से यू ई है ना, है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव के इमेज को ऑब्जेक्ट किसने लिया? आईपीस ने, और फिर उसका इमेज बनाया। तो ये इंटरमीडिएट इमेज है अपना। इतना समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, कैन वी से वी आर हैविंग h डैश डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई d डिवाइडेड बाई यू ई। अरे बोलो ना, व्हाट इज h डैश बाई h? h डैश बाई h क्या है बताइए? इट इज द मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। बोलिए है कि नहीं है? इमेज साइज बाई ऑब्जेक्ट साइज है ना, तो मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ? और ये पहली बार पढ़ रहे हैं क्या डी बाई यू ई? ये भी क्या है? ये आई पीस का मैग्नीफाइंग पावर है। क्या है आई पीस का? एग्जैक्टली, दिस इज मैग्नीफाइंग, नॉट मैग्निफिकेशन, राइट? हाँ, नाम सही लिखेंगे। दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ हुम? आई पीस। बोलिए समझ में आ रहा है? तो इस बार जो हमें मैग्नीफाइंग पावर मिल रहा है, दैट इज व्हाट? दैट इज वीओ बाई यूओ भी लिख सकते हैं उसको। एच डैश बाई एच को, एच डैश बाई एच को क्या लिख सकते हैं बच्चे? कैन वी राइट वीओ बाई यूओ? ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये है वीओ, ओ सॉरी यूओ, और ये है इसका यहाँ से यहाँ तक। नहीं बेटा, ये वीओ होगा ना, इमेज डिस्टेंस, ठीक है? वीओ बाई यूओ का रेशियो जो होगा एच डैश बाई एच के बराबर होगा। सही है? तो बताइए हमें मैग्नीफाइंग पावर दिस इनटू कितना मिला? डी बाई यू। ये हमारा रॉ फॉर्मूला हो गया, इसी से हमारे क्वेश्चन सारे बनेंगे। इसको हम फिर दो केसेस के लिए इवैल्यूएट करेंगे। बट बेसिकली व्हाट हैव वी डन? हमें मिला क्या? हमें मिला है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज इक्वल टू नॉट मैग्नीफाइंग पावर, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस into magnifying power of eyepiece. Have we got this formula? Yes. Now let's evaluate for two cases. इसमें कोई मेहनत नहीं है, ये काम वही करेंगे जो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था। आप केवल d बाई यू ई को एवेल्युएट करने वाले हैं दो अलग अलग केसेस के लिए, ठीक है? तो पहले हम आते हैं किस विजन में? फॉर
रिलैक्स्ड विजन। बताइए, रिलैक्स्ड विजन के लिए फाइनल इमेज जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। ठीक है, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज बनने के लिए कौन बना रहा है इमेज? ये फाइनल ऑब्जेक्टिव बना रहा है कि आईपीस बना रहा है? आईपीस। तो फॉर्मूला किसका लिखेंगे? क्यों ऑब्जेक्टिव का क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फाइनल इमेज कौन बना रहा है उसी का लिखेंगे ना भाई, सिंपल सी बात। यहाँ माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, यहाँ माइनस यू ही हो जाएगा। कुछ समझ तो नहीं आ रहा है ना? अच्छा आ रहा है तो बहुत खुशी की बात है फिर तो यू ई का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए बताइए? यू ई का वैल्यू हो गया एफ ई के बराबर। बोलिए हो गया? इसको यूज कर लेंगे अपन यहाँ पे, जो ब्लू वाला फॉर्मूला हमने अभी लिखा है। तो बताइए, मैग्नीफाइंग पावर रिलैक्स्ड विजन के लिए, इन्फिनिटी पे देखने के लिए कितना आया? इज इट वी ओ बाई यू ओ इंटू वन प्लस नहीं रे बाबा, डी बाई एफ ई। क्लियर है? ये आपका रिलैक्स्ड विजन का फॉर्मूला है। अच्छा एक बात और बता दूं, अगर कुछ ना दिया रहे कि हम कहाँ देख रहे हैं फाइनल इमेज, तो हम यही मान के चलेंगे कि हम देख रहे हैं अरे कहाँ किससे नहीं बोल रहा हूँ, कहाँ देख रहे हैं? रिलैक्स्ड। कुछ ना दिया रहे तो रिलैक्स्ड ही मान के चलेंगे, इन्फिनिटी वाला ही मान के चलेंगे। ठीक है, अब आइए सेकंड केस पे आते हैं। कौन सा विजन? स्ट्रेन्ड विजन। स्ट्रेन्ड विजन। ठीक है, स्ट्रेन्ड विजन के लिए फाइनल इमेज कहाँ होगा बताइए? व्हाट शुड बी वी ई? दैट इज माइनस डी। हाँ है ना? तो यूज करेंगे 1 / माइनस डी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ इस बार। ठीक है, 1 / यू इक्वल टू 1 / एफ ई। कोई शक? तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए डी बाई यू ई, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? डी से। क्या मिलेगा? -1। ठीक है, ये दोबारा कर रहे हैं हम। ठीक है, और बोलिए प्लस डी बाई यू ई इक्वल टू डी बाई एफ ई। सो हियर वी आर, डी बाई यू वी हैव अचीव्ड डी बाई एफ ई प्लस 1। से यस, एंड देन आर strained vision magnifying power of telescope is VO by UO 1 plus D by FE. Clearly this is the maximum magnifying power. इससे ज़्यादा मैग्नीफाइंग पावर आपको नहीं मिल सकता। ठीक, अब देखिए ये तो आपका फॉर्मूला हो गया डेरिवेशन का। इसमें ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस किए जाते हैं, बट वो फॉर्मूले पे डिपेंडेंट मत रहिएगा, डिपेंडेंट यही फॉर्मूले पे रहिएगा। अगर इनकी इन्फॉर्मेशन ना हो और उनकी इन्फॉर्मेशन आसानी से पता हो तो वो अप्रोक्सीमेशंस आप लगा सकते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, कभी माइक्रोस्कोप देखा है? ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव लेंस में चिपका के रखते हैं। इट इज़ वेरी क्लोज। माइक्रो ऑर्गेनिम्स की जो ये होती है क्या बोलते हैं, जो ग्लास पे रखते हैं उसको, वो बिल्कुल चिपका देते हैं उसमें, लेंस में ऑलमोस्ट, है ना? और बावजूद उसकी रियल इमेज बन रही है ना। देखिए डायग्राम देखिए, ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मिंग द रियल इमेज, इट इज़ नॉट फॉर्मिंग वर्चुअल इमेज, राइट? इट इज़ फॉर्मिंग रियल इमेज। दैट मीन्स वॉट? द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव इज वे स्मॉलर, बिकॉज यूओ उसके बाहर होगा तभी तो उसका रियल इमेज बन रहा है ना। समझ में आ रही है बात में क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने बताइए? मैंने बोला कि यूओ जो होता है इज वेरी वेरी स्मॉल। से यस, स्टिल ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स रियल इमेज। दैट मीन्स देखिए एफ ओ इज लेस देन यूओ। अब यूओ बहुत स्मॉल, एफ ओ उससे भी छोटा, तो यहां पे अप्रोक्सीमेशन क्या लग जाएगा बताइए? थोड़ी देर के लिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि
FO UO दोनों बहुत छोटे हैं और दोनों को बराबर ले सकते हैं। बराबर क्यों ले रहे हैं समझिए। देखिए UO FO से छोटा होता है, बट जितना UO FO के पास होगा उतना उधर इमेज एनलार्ज बनेगा। FO आ जाएगा तो इन्फिनिटी पे बनने लगेगा। रियल इमेज बन रहा है ना, FO पे रियल इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पे, और बहुत बड़ा बन रहा है। वहाँ तो बना नहीं सकते क्योंकि फिर सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट लेना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्लोज होगा, बहुत ज़्यादा क्लोज भी होता है। तो ये दोनों को ऑलमोस्ट आप बराबर लिख सकते हैं। इट इज़ अ वैलिड अप्रोक्सीमेशन। दूसरा अप्रोक्सीमेशन, ऑल्सो FE इज स्मॉल। रीजन क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस जो होता है वो आपने देखा कि या तो वो D/FE होता है या वो 1+D/FE होता है, हाँ या ना? In both cases FE should be small to keep a higher magnifying power, right? Now what is the length of the tube? Tell me. Length of the tube का मतलब क्या होता है? Length of the tube का मतलब distance between the two lenses. Distance between the two lenses. So I'm talking about this distance. This is the length of the tube. Can I say it is VO of objective plus UE of eyepiece? ऑब्जेक्टिव का इमेज डिस्टेंस प्लस आईपीस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अरे बोलो ना, होगा कि नहीं होगा? सो कैन आई से इट इज VO प्लस UE? से यस। नाउ यूज दिस। हमने तो FE को बहुत छोटा ले लिया, FE को छोटा ले लिया ना हमने, और FE को छोटा लेने के बावजूद आईपीस क्या बना रहा है बताइए? वर्चुअल। तो उसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो तो उससे भी अंदर होगा, तभी तो वर्चुअल बनेगा। फोकल के अंदर होगा तभी तो वर्चुअल बनेगा। तो FE आपने बोला बहुत स्मॉल है, बट स्टिल आईपीस फॉर्म्स यस वर्चुअल इमेज। देयरफॉर आपका जो VE होगा, सॉरी जो UE होगा वो FE से भी क्या होगा? कम। दैट मीन्स UE इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम तो इंटेंशनली FE को स्मॉल लेंगे मैग्नीफाइंग पावर बढ़ाने के लिए, और UE उससे भी छोटा। तो UE को इग्नोर ही ना कर दूं, तो जो लेंथ आप लिख रहे थे VO प्लस UE के बराबर, नाउ दैट इज इक्वल टू VO। उसको तो ज़्यादा बनाना ही है, क्योंकि जितना दूर भेजेगा उतना इमेज बड़ा बनेगा। तो VO तो लार्ज होना ही चाहिए। VO तो हमारा बस चलता तो हम इन्फिनिटी करवा देते, है कि नहीं? ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। क्यों इन्फिनिटी है? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का जो UO FO है UO ऑलमोस्ट बराबर है कि नहीं? तो बड़ा इमेज बनाएगा। तो VO तो बहुत बड़ा होना है, और ये कह रहा है कि ये तो बहुत छोटा होगा UE, क्योंकि छोटा होगा तभी उसके फोकल लेंथ ऑफ आईपीस के अंदर जाएगा, और आईपीस की फोकल लेंथ छोटी होनी चाहिए क्योंकि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इन अप्रोक्सीमेशंस को अगर हम यूज़ कर लें तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या है माजरा, ये देखिए। तो हमारा स्ट्रेंड विजन का जो मैग्नीफाइंग पावर अभी तक आ रहा था VO/UO, तो VO की जगह हम लिखेंगे L, ठीक है? और क्या आ रहा था बेटा? VO/D/UO FE। तो VO को रिप्लेस कर दिया लेंथ से, और UO को रिप्लेस करेंगे किससे? FO से। तो क्या आ जाएगा? LD/FO FE आ जाएगा। अब बच्चे को याद करने में पता नहीं रिदमिक लगता है क्या लगता है, लेकिन बच्चा यही रट के जाता है और वो खेल जाता है एग्जामिनर। ये मजबूरी में इस्तेमाल करना है, ठीक है? अगर उधर का डेटा ना निकल पाए VO/UO का, तब ये इस्तेमाल करना, नहीं तो इसको इस्तेमाल नहीं करना है। ये अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है? वर्स्ट केस सिनेरियो में। बताइए रिलैक्स्ड, ये स्ट्रेंड का नहीं होगा, सॉरी, ये रिलैक्स्ड का होगा। रिलैक्स्ड का होगा ना? स्ट्रेंड का बताएं। अरे वही होगा L/FO 1+D/FE। कोई शक, कोई संदेह? पूरा टॉपिक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बता दिया आपको। थोड़ा रुकता हूँ आप। ये है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हाँ या ना?
टेलीस्कोप से क्या करते हैं, दूर की चीज़ें देखते हैं जो बहुत छोटी दिखती हैं अदरवाइज, उसको बड़ा करके देखते हैं, ठीक है। नहीं, व्हाट इज़ द टेलीस्कोप भी पूछ सकता है ना भाई, तो लिखना पड़ेगा ना। टू सी, क्या बोलते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूले लिख के याद करो इस पे, यो करो। हाँ जी, जो कि बहुत छोटे दिखते हैं क्योंकि बहुत दूर है, ठीक है। सो आइए अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर की बात करते हैं। आइए पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं। तो एक तो बात तो तय है कि ऑब्जेक्टिव से जो रे जाएगा वो इन्फिनिटी से आ रहा है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। ऑब्जेक्टिव से जो रे जाएगा वो कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी। आइए, और ये बन रहा है यहाँ पे इंटरमीडिएट इमेज, दिख रहा है आपको, जिसकी साइज कितनी है, h। तो पहले मुझे थीटा नॉट चाहिए, थीटा चाहिए। थीटा नॉट तो पता है मेरे को, है नहीं, थीटा नॉट भी नहीं पता है, वो भी बता रहा हूँ। थीटा नॉट कैसे पता है, इस बार थीटा नॉट को थोड़ा ना h/d लिख सकते हैं आप। सन क्या लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे आएगा देखने के लिए आपके, कि मून आएगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। तो एक्चुअली बिना एड के वो कितनी एंगल सबटेंड करते हैं, इधर देखिए, इधर देखिए, समझाता हूँ। कुछ बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे, दूर में कुछ बनाना पड़ेगा। ये फिर भी मैंने काफ़ी कंट्रोल में बनाई, तो इन्फिनिटी बहुत डिस्टेंस पे होगा। तो ये जो वो ऑब्जेक्ट से ट्रायंगल बन रहा है और ये जो ट्रायंगल आपको यहाँ इमेज का बन रहा है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए होंगे। और ये जो एंगल होगा थीटा नॉट, ये वही एंगल होगा कि नहीं होगा। अब ये बताओ, ये बहुत दूर है, तो ये एंगल यहाँ बने कि यहाँ बने, इससे कोई डिफरेंस है। मान लो मैं इस एंगल को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव से हटा के आईपीस पे बना देता हूँ, क्या बिगड़ जाएगा इससे। अरे वो तो सन है, मून है, बहुत दूर है ना। तो ये एंगल मैं इस ऑब्जेक्टिव के लोकेशन पे लूँ, चाहे मैं यहाँ आईपीस के लोकेशन पे लूँ, क्या बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। तो जो बिना एड के जो एंगल होता था थीटा नॉट है, उसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस इंटरमीडिएट इमेज से। बोलिए, अब आइए उसको जरा और एक बार ध्यान से देख लेते हैं। What is this height? This is h. And where is the image formed? Obviously at the focal point of the objective lens, because the rays are coming from infinity. So where the image has to form? It has to form at focus. Clear? तो image distance FO हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। So now you have theta naught. What is theta naught? Tell me. So theta naught we have done. वो अपन लिख देंगे बाद में। अब मुझे चाहिए थीटा। अब मैं देख किसको रहा हूँ, बाकी कार्यक्रम वही है। थीटा नॉट के लिए याद करिए, पिछली डिस्कशन में हमने ये किया था, क्योंकि जिसको देख रहा होगा उसका ट्रायंगल इसके साथ सिमिलर बनेगा। जो सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो किया था वही किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल को हम थीटा लिख देंगे, और इससे हमें बेनिफिट क्या हुआ, दोनों में एच आ गया जो कट जाएगा। बोलो समझ में आ रहा। और ये कितनी डिस्टेंस पे है हमारे आईपीस से, ये डिस्टेंस पे है यूई की क्या वैल्यू होगी बाद में बात करेंगे। इसने एफ लिखा बिकॉज ये रिलैक्स्ड विजन का दिखा रहा है, हम अभी जनरल की बात कर रहे हैं। सो वेयर आर वी, कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ थीटा h डिवाइडेड बाई यूई, एंड थीटा नॉट कैन वी राइट h डिवाइडेड बाई FO. So can we write FO divided by UE? Tell me, yes or no? Yes. Now, coming to the length of the tube, see the length of the tube, see the length of the tube. क्या है ये? हाँ जी, पता है लेंथ ऑफ द ट्यूब को कितना लिख सकते हैं? कैन वी राइट दिस प्लस दिस। अब मैंने इस फिगर को थोड़ा कोरोड किया है, ठीक है, मैं अपनी हिसाब से अपने डिस्टेंसेस लिखे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी ने इन्होंने किसी स्पेशल पर्पस के लिए लिखे हो। लाइक ये जो डायग्राम बना हुआ है ये रिलैक्स्ड विजन के लिए बना हुआ है, तो इसलिए इसने इसको एफ लिखा है, बट मैंने इसको जनरल डिस्टेंस यू लिखा है। आर यू गेटिंग मी? व्हाट इज दिस डिस्टेंस? इट इज द VO, बट दिस इज FO फॉर श्योर, बिकॉज इस बार हमारे पास चॉइस नहीं है,
हमारा जो ऑब्जेक्ट हो इन्फिनिटी पे बैठा है, तो पहला इमेज तो बनेगी भैया फोकल लेंथ पे ही बनेगा। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब से एफ ओ प्लस यू, याद रखना इसको, लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना है एफ ओ प्लस यू। तो मैग्नीफाइंग पावर को क्या मैं लिख सकता हूँ एफ ओ बाई एल माइनस एफ ओ। अरे बेटा जी एल की वैल्यू अभी हमने लिखी है एफ ओ प्लस यू लिखी है ना, तो इन तीन में से किसी दो को रखो, एक को एलिमिनेट करो। इसी को मैं लिख सकता हूँ एल माइनस यू डिवाइडेड बाई एल, है ना। इन पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसलिए बता दिया, वैसे मेन रिजल्ट यही है। अब आइए मैग्नीफाइंग पावर डेवलप करते हैं। ठीक, फिर से दो केसेस शुरू। पहला केस कौन सा था, फॉर रिलैक्स्ड विजन। ये काउंसलिंग ज़रूरी है सबके लिए, इसमें मैं टाइम इसीलिए देता हूँ, जितना भी है पहुँचे मतलब सोसाइटी में कम से कम, कि नॉट गोइंग इन द ऑप्टिमम डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन। देयर इज सम प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस दैट प्रॉब्लम। ठीक है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है जो हमारे बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट मैथ नहीं है। आज से पहले 10th तक की पढ़ाई में ट्यूशन की ज़रूरत ही नहीं होती थी भाई, हम लोग को नहीं पड़ी थी ज़रूरत कभी भी। ठीक है, और हम लोग खेलते भी थे जम के, खूब खेलते कूदते थे, बदमाशी भी खूब करते थे, और नंबर भी अच्छे आते थे, और सभी बच्चों के आते थे ठीक ठाक नंबर। ठीक है, तो कुछ घेरा हम लोगों ने ज़्यादा ही बना दिया अपने चारों तरफ, है ना, तो उसको घेरा को तोड़ के काम करना पड़ेगा। देखिए रिलैक्स्ड विजन में क्या हो जाएगा, आपका फाइनल इमेज कहाँ बनेगा बताइए, वी आपका बनेगा इन्फिनिटी, रादर नेगेटिव इन्फिनिटी, हाँ या ना। तो अपन अप्लाई करेंगे इसको, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू, सब लोग बोलेंगे कोरस में, v की वैल्यू कितनी डाले, u की वैल्यू हम नेगेटिव u लिखेंगे, 1/fe लिखेंगे, u की वैल्यू कितनी आ गई, fe आ गई। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला FO/u है। अगर आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलता है ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो एग्जामिनर का चॉइस होगा कि वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप देगा, ज़्यादातर 90% चांस है, और ये रिलैक्स विजन वाला फॉर्मूले पर देगा, क्योंकि ये सबसे आसान होता है और सब लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन आसान हो। FO/FE मैग्नीफाइंग पावर क्या आएगा, FO/FE। किस केस में, रिलैक्स्ड विजन के केस। और लेंथ ऑफ द ट्यूब कितनी आएगी, अब चूंकि आपका UE FE के बराबर आ गया, एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब वाज अर्लियर FO प्लस UE, तो UE की जगह हम FE लिख सकते हैं कि नहीं, अरे तो बोलो FO प्लस FE। ये सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक। अब आइए फॉर स्ट्रेन्ड विजन। स्ट्रेन्ड विजन के लिए फाइनल V कहाँ होगा बताइए, -D पे होगा। बोलिए सब लोग कोरस में, चलिए बोले, 1/-D सही है। हमें निकालना था FO/UE, करेक्ट। FO से मल्टीप्लाई कर देते हैं, FO/UE मल्टीप्लाई इस बार FO से करना है, ठीक है। क्या आएगा, प्लस FO/UE, और हमें चाहिए FO/UE। द वैल्यू इज लाइक FO/D plus FO/FE, and in case I take common this FO/FE, what will I get, FE/D। बोलिए समझ में आ रहा है। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर जो आया स्ट्रेन्ड विजन के केस में, यानी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के केस में, वो कितना आ गया, 1 + FE/D। कहिए समझ में आया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब इन दिस केस, इसमें तो हमारा UE चेंज नहीं हुआ ना, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब वही होगा। UE की वैल्यू कितनी आई, अच्छा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको हम पुट कर सकें यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब FO + UE ही लिखेंगे। ये आपका तीसरा डेरिवेशन है।
डेरिवेशन में भी इसी का आने के चांस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप इसको ओवरव्यू कर लो। अब इसमें क्या बचता है ज़रा देख। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो नहीं होता, उसकी जगह ऑब्जेक्टिव मिरर होता है। तो इन्फिनिटी से आप देखिए रेज आ रही हैं, ठीक, और इन्फिनिटी से रेज आकर एक कनकेव मिरर को टकरा रही है। कनकेव मिरर दिख रहा है आपको? कौन सा है? अरे बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वो तो कन्वेक्स है, ये कनकेव है। हाँ या ना? कनकेव मिरर इसको क्या करेगा? कन्वर्ज। ठीक, इसको एक सेकेंडरी मिरर डाला गया यहाँ पे। इट कैन बी ए प्लेन मिरर, इट कैन बी ए कन्वेक्स मिरर ऑल्सो, जो इसको वापस फोकस करता है कहाँ पे? आई पीस पे। सो इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस व्हाट यू आर हैविंग हियर इज, व्हाट यू आर हैविंग? एन ऑब्जेक्टिव मिरर। द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, और इन सब केस में ज़्यादा केसेज नहीं बनाते हैं, फॉर ओनली फॉर रिलैक्स्ड विजन ही बनाते हैं फॉर्मूला। ठीक है, वही पूछा जाता है, वो भी ये पूछा जाएगा, इसका उम्मीद ना के बराबर है। ये ज्ञानवर्धन के लिए दिया हुआ है, वही काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब को तो बात करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें सीधा बात करेंगे मैग्नीफाइंग पावर के बारे में। इट विल रिमेन एफ ओ बाई एफ ई, नो इशूज़ विद दैट। बस अंतर छोटा सा ये होगा। जाओ बेटा जाओ, लेट हो गया, जाओ, स्कूटी लेके जाना है, जाओ। व्हाट इज एफ ओ ऑफ ऑब्जेक्टिव? इट इज आर ओ बाई 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर का आधा होता है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बन जाएगा। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। व्हाट काइंड ऑफ टेलीस्कोप इट इज? कैसाग्रेन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और कैसाग्रेन टेलीस्कोप। ठीक है, (9.11) focal length of objective lens is given, right? So FO is with you already 2 centimeter. Okay, and eyepiece focal length is also given 6.25 centimeter. So better you write 25/4 फ्रैक्शन में रखिए, ज़्यादा इजी रहेगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है, सही है, एंड दैट लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। How far the objective should be placed in order to obtain the final image as the least distance of distinct vision at infinity? What is the magnifying power of? तो मैग्नीफाइंग पावर तो आप बी पार्ट तो पहले बना लीजिए, क्योंकि उसका तो फॉर्मूला ही आपके पास है। तो पहले मैग्नीफाइंग पावर निकाल लीजिए दोनों फटाफट। बी पार्ट पहले बना लीजिए, मतलब बी पार्ट नहीं, ये व्हाट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर, ये पहले निकाल लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा। इनका फॉर का फॉर्मूला याद है? बिना फॉर्मूला देखे किसी को? रिलैक्स्ड विजन के लिए VO बाई UO D बाई FE। बट थोड़ी सी मजबूरी ये है कि हमें लगता है लेंथ दिया हुआ है, हाँ या ना? VO दिया नहीं है। क्या हम VO वर्कआउट कर सकते हैं? तो ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर आएगा, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या हमारे पास D है, हमारे पास FE है, हमारे पास VO और UO नहीं है, करेक्ट? तो VO और UO हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास FO है। ठीक है, चलिए तब तो बनाना पड़ेगा। लिखिए केस ए। एक काम करिए आप, ये बताइए, पहले आईपीस पे आते हैं। कहाँ बना रहा है फर्स्ट केस में इमेज? इन्फिनिटी पे ना? इन्फिनिटी पे नहीं, पहले में 25। ठीक है बेटा, तो VE का वैल्यू लिखो -25। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? VE की वैल्यू -25 हो गई? हो गई ना? ओके, और FE की वैल्यू पता है आपको 25/4। बोलिए हाँ या ना? सारे लेंसेज कन्वेक्स हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलिए सही है। अब आप इससे यू ही निकाल पाएंगे क्या? लेंस फॉर्मूला यूज़ करके करिए ना, यू ही निकाल लीजिए। उसके बाद लेंथ ऑफ द ट्यूब याद करिए, VO प्लस यू के बराबर होता था ना? इससे फिर आपको VO मिल जाएगा, और FO पता है, फिर उससे आपको UO मिल जाएगा। ठीक है, चलिए करिए, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, वैसे करिए। नहीं, उसका उल्टा आएगा, -25/3। सही है। अब एक काम कीजिए, माइनस का तो हमें समझ में आ रहा है, माइनस क्यों आ रहा है, वो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव आएगा। लेंथ ऑफ द ट्यूब कितना हुआ करता था हमारा, बताइए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में VO प्लस UI हुआ करता था क्या? अब UI का वैल्यू डालिएगा, माइनस मत डालिएगा यहाँ पे, वो मैग्नीट्यूड ऐड होता था दोनों का। तो 25/3 डाल दीजिए, और लेंथ ऑफ द ट्यूब मेरा ख्याल है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोलो हाँ, पुट करिए ना, VO निकालिए। 15 पुट कीजिए, माइनस होगा, VO की वैल्यू आ जाएगी।
कैन वी फाइंड वी ओ? डू इट, डू इट. ट्वेंटी बाई थ्री, राइट? 20/3 आ गया होगा. पक्का? अब चलिए वी ओ आ गया. अब आप ऑब्जेक्टिव के लिए फॉर्मूला लगाइए, 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO. देखिए मैं इसको बहुत छोटे में बना सकता था, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं कि दो मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं और उनके आंसर्स में क्या डिफरेंस है. सो 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO यूज कीजिए. कम ऑन, डू यू हैव FO? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FO? 2. पुट दैट FO, पुट दिस VO. VO का साइन कन्वेंशन पॉजिटिव ही होगा क्योंकि रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्टिव. समझ रहे हैं? इससे आप UO प्राप्त कर लें. लेंस फॉर्मूला लगाओ बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए, करो ना बेटा. तो जब तुम्हारे पास UO कितना है सबका? कोई बात नहीं, 20/7 आ गया ना, ठीक है, आ गया. हाँ, तो मैग्नीफाइंग पावर में फिर माइनस डालने कोई मतलब नहीं है ना वहाँ पे. ठीक है. अब बताइए आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या आएगा लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन के लिए? VO/UO इंटू 1+D/FE. सही है. वैल्यू डालिए इसमें और कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा. अगर कैलकुलेशन सही है तो सही आना चाहिए. कितना आ रहा है? 35/3. डी की वैल्यू 25 होती है बेटा. 35/3. आंसर मैच करो पीछे जो भी आ रहा है उससे. ये हो गया 7/3 इंटू 5. 35/3 सही कह रहे हो आप. लगभग 12 आएगा ना. 12 के आसपास आ रहा है मैग्नीफाइंग पावर. तो इसमें तो 20 है. नहीं, आप कौन सा वाला देख रहे हो? 20. ये सबका आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है भाई? आप लोगों ने कहाँ मिस्टेक किया? कहाँ तक सेम आ रहा है आप लोग का आंसर, ये बताइए. 20/3 सही था. मुझे इस आंसर में कहीं दिक्कत नहीं दिख रही है. 12 के आसपास आएगा. 11.1. इसी को हम लिख सकते हैं LD/FOFE. ऐसे था ना, LD/FOFE. L/FO इंटू 1+D/FE. इससे करके देखिए जरा. अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला पर सेट होगा. L की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, 15 दी हुई है. FO की वैल्यू दी हुई है कितनी? 2. 1+D दिया हुआ है 25/25/4. ये मैं अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ. उत्तर आएगा कितना? 37.5. अरे क्या कह रहे हो? L/FO यही आ रहा है. मेरा भी यही आ रहा है 37.5. पड़ जाएगा 100, 125/25. ठीक है. 5 15 5 75 डिवाइड बाई 2 37.5. देखिए आंसर में कितना गैप है, देख रहे हैं? अप्रोक्सीमेट आंसर इसमें. गलती जो है वो यही यूई में हुई है. आइए इधर देखिए, यहाँ पे 4 इधर जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा बताइए? माइनस में आएगा ना, 25/5 आएगा. ठीक है. तो ये आंसर आपका आ जाएगा -5 यूई का. बोलिए समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे 5 पुट कीजिए. अब देखिए एकदम डिजिटल वैल्यू आएगी, इंटीजर वैल्यू. तो ये कितना आ गया बताइए? 10 आ गया. अरे बोलो अब क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? बोलो. 10 आएगा. ये आएगा.
अब इससे यू ही निकालो, यू निकालो। गलती किसी ने तो बताई बीच में, जिसको फॉलो किया गया और फंस गया इंसान सारा। 1/10 1/2 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। साइन कन्वेंशन ठीक है ना। 1 - 5 -4/20 -5। भाई यूओ का वैल्यू -5 आ रहा है क्या? अब करके देखो ठीक से। वीओ का वैल्यू 10 है। -5 नहीं आएगा, वही सर 10/4 आ रहा है। नहीं, बाय 2.5। हाँ 2.5 आ रहा है। अब पुट करो, अब आ जाएगा सही आंसर। क्या बड़ी दिक्कत हो गई? अरे सुनामी थोड़ी आ गई है यार, काट के चेंज कर लो आंसर, और क्या बड़ी दिक्कत हो गई। युद्ध नहीं शुरू हुआ यहाँ पे। 1 + 25 / 25/4 25/4 + 5 आ गया। 2.5 से 8 कटेगा, बचेगा 4। ये माइनस ज़रूरत नहीं है, प्लस। यहाँ 4 आ जाएगा और अंदर से आएगा 5। 20 है आंसर। यस सर अब इसमें पुट करते हैं ना हम लोग। इससे आ रहा 37.5, देखिए। और इससे देखिए क्या आंसर आ रहा है। मैं ये दिखाना चाहता था आपको। अगर LD/F वाला फॉर्मूला लगाएं तो देखिए आंसर में कितना गैप है, देख रहे हैं। तो इसलिए इस पर डिपेंड नहीं करना है, ये दुर्घटना करवा सकता है। ठीक। अब कहीं कहीं ये डिफरेंस कम होता है, मतलब जितना अप्रोक्सीमेशन के नज़दीक डेटा होगा उतना आंसर एक्यूरेट आएगा। है तो अप्रोक्सीमेट ही, और उससे जितना डिफरेंशिएट होंगे हम दूर जाएंगे उतना ज़्यादा आपका आंसर जो है वो डिफरेंट है। चलिए, ये आपने लीस्ट डिस्टिंक्ट फिजिक्स के लिए बनाया था। अब इसी को रिपीट करेंगे हम इन्फिनिटी वाले के लिए। ठीक है, प्रोसेस वही होगा। लिखिए, बी पार्ट लिखिए। पहला पार्ट हो गया। हाँ, बी पार्ट लिखिए। बी पार्ट लिखिए, बताइए क्या गिवन है। अरे बेटा, इमेज कहाँ बन रहा है? वी का वैल्यू -∞ हो गया ना, तो बताओ यू कितना होगा। देखो, जब v -∞ होता है तो u के लिए इतना नहीं सोचना है, fe के बराबर होता है सीधा। इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है ना, फोकल पॉइंट पे होगा कि नहीं होगा? अरे समझ रहे हो? ठीक। अब सुनो, अब क्या होगा बताओ। लेंथ ऑफ ट्यूब कितना होता है? vo + ue। कितना दिया लेंथ ऑफ ट्यूब? 15। vo कितना है? नहीं पता। ue कितना है? फोकल लेंथ के बराबर कितना है? 25/4। बोलो हाँ। चलो बताओ, वीओ कितना आया? 15 - 25/4 कितना आ गया? ये 35/4। क्लियर? अब फिर से फॉर्मूला यूज करो, 1/VO - 1/UO = 1/FO, और सॉल्व करके वीओ निकाल के दिखाओ। सारा स्टेप सेम करना है। चलिए, प्रैक्टिस। अरे भैया, यूओ निकाला आप लोगों ने? यू की वैल्यू निकाली। वीओ की वैल्यू 35/4 है ना। 4/35 हो गया, और ये हो गया 1/2। 2 है ना। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई? -70/27 70/70। ओके, -70/27। ओके, अब डालिए ना। चलिए, मैग्नीफाइंग पावर में VO/UO × D/FE करिए। कितना आ जाएगा बताइए? (35/4 70/27) ये सारा जितना आपने निकाला डेटा सब डालिए, पलटिए वहाँ पे। माइनस डालने की जरूरत नहीं है बस। हाँ बताओ वीओ का वैल्यू। चलो 35/4 ठीक है, 35/4। और बताओ 70/27। और डी का वैल्यू हो गया 25। नीचे में एफ ई हो गया 25/4। सारा तो कट रहा है भाई। 35 से कट गया 70, 2 बचा। 25 कट गया, 4 कट गया। अबे बचा क्या इसमें? 27/2 आ रहा है। 13.5 क्या दे रहा है आंसर?
अगर इस क्वेश्चन को एल डी बाई एफ ओ एफ ई से करते तो आंसर आता एल का 15, डी का 25, एफ ओ का कितना 2 और एफ ई का कितना 25/4, 25/4। तो इसका उत्तर आता 4, 2 से कटेगा 2, 30। देख लीजिए डिफरेंस, देख रहे हैं। हाँ, तो झांसे में ना आए, अपनी अकल लगाएं, ठीक है। हैं छठा कर रहे हो, छठा अभी मत करो, रुको, अब करो। अगर 7th 8th कर लिया तुमने, 7th 8th कर लिए तो तुम करो क्वेश्चन नंबर 1। छठा वाला तो पेनफुल क्वेश्चन है, उसको भी नहीं करने का। हाँ बेटा, मैग्नीफाइंग पावर 8th क्वेश्चन में 50 दिया हुआ, बोलो हाँ। उसको एफ ओ बाई एफ ई लिखोगी, बोलो हाँ। लेंथ ऑफ द ट्यूब एफ ओ प्लस एफ ई दिया हुआ, बोलो हाँ। वो दिया हुआ 102 सेंटीमीटर, कहो हाँ। तो ये बताओ, ये तो देख के ही लग रहा है यार कि एक 100 होगा और एक 2 होगा। इक्वेशन ही बता रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको एफ ओ जो है वो 100 सेंटीमीटर मिलेगा और एफ ई जो है वो 2 सेंटीमीटर मिलेगा। इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करके इनका उल्टा कर लेना, तो पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपको मिलेगी 1/FO विच इज इक्वल टू 1 डायोप्टर, एंड पावर ऑफ दिस विल बी 1/FE। एफ ई को पुट करेंगे 2/100 विच इज 50 डायोप्टर। हैव यू गॉट दिस? ओके।